नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स में। तो ये जो क्लास है हमारी वो है ग्रामीण परिवेश की, जो कि लेखपाल के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि लेखपाल का जो सिलेबस है हमारा वो हिंदी 25 नंबर की हिंदी है, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर की जीएस और 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश है। तो जो ग्रामीण परिवेश है हमारा वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। बहुत छोटा सा सिलेबस है और बहुत कम सिलेबस में अच्छे नंबर लाने का एक बहुत अच्छा मौका है ये, अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तब। तो एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें हमने बलवंत राय मेहता समिति के बारे में चर्चा की थी। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मैंने बताया था आपको 2 अक्टूबर 1959 में जो हमारी पहली जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, उससे आगे के बाद हम चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेखपाल की तैयारी जो करना चाहते हैं और आपके कांटेक्ट में जो लेखपाल प्रॉपरली लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अच्छी तैयारी कराएंगे, बड़ी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने बलवंत राय मेहता समिति की बात कर ली थी। बलवंत राय मेहता ये हमारी पूरी हो गई थी और इस समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। अब इसके बाद ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखेंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखेंगे, नोट करके लिखिए, आंध्र प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा राज्य था जहां पर दूसरी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा स्टेट राज्य था जहां पर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। तो पहला तो हमारा राजस्थान हो गया, दूसरा कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अब बात करेंगे हम अशोक मेहता समिति के बारे में, क्योंकि हमारी पंचायतों को भी इतना बल मिला नहीं था अभी भी प्रॉपर वे में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था और पंचायतों को इतना बल मिला नहीं था। तो एक समिति हमारी और बनाएगी अशोक मेहता नाम से, अशोक मेहता समिति। इसको आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अशोक मेहता समिति। आप इसमें लिखिए, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 1977 ईस्वी में हुआ था के साथ, ठीक है। इसको लिखिए। अब इसके बाद अगला नोट, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, इस कमेटी ने अगस्त 1978 में अपना काम पूरा कर दिया था, अपना कार्य पूरा कर दिया था। ये कार्य मुझसे 2 बार लिख गया है, अपना कार्य पूरा कर दिया गया था, कर दिया था। और इसने इसी में अगला, इसी में इसके नीचे लिखेंगे, और इसने 132 सिफारिशों की अनुशंसा की थी, और इसने 132 सिफारिशों की
सिफारिशों की अनुशंसा। देखो जो हमारे लेखपाल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लेखपाल में ग्रामीण परिवेश रहेगा और 25 नंबर का रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू की जो प्रक्रिया थी वो खत्म कर दी गई है। तो आप इसको ग्रामीण परिवेश के प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं, ठीक है। तो जब कोई समिति बनाई जाती है तो वो क्या करती है, केवल अनुशंसा ही कर सकती है। क्या कर सकती है? अनुशंसा ही कर सकती है। मानना ना मानना किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है, जो उस समय सेंटर में होती है। तो 132 सिफारिशें की थी, तो हम 132 सिफारिशें तो इनकी पढ़ेंगे नहीं, जो मुख्य सिफारिशें थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसको आप पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाएं। इनकी जो पहली सिफारिश थी, इन्होंने कहा भारत में द्विस्तरीय पंचायत की आवश्यकता है। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने क्या त्रिस्तरीय की बात कही थी? इन्होंने क्या कहा? भारत में द्विस्तरीय पंचायत की आवश्यकता है। तो पहला नोट लिखेंगे, अब इसके आगे दूसरा नोट लिखेंगे, राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए। यह भी अनुशंसा इन्होंने की थी। राजनीतिक पार्टियां जैसे वर्तमान में बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और ये हमारी बसपा है, राजनीतिक पार्टियों को भी इनमें भाग लेना चाहिए। इसको नोट करो। और इनकी जो तीसरी सिफारिश थी वो ये थी, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाए। देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। सब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ना पता हो, तो मैं बता देता हूं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही कि जनसंख्या के अनुपात में इनको भी क्या है, आरक्षण दिया जाए। अब अगला इसी में एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना है अभी, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी स्थिति आई हमारे भारत में कि उस समय ऐसी राजनीतिक उथल पुथल हुई कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो गिर गई। अब मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाने के कारण जिस सरकार ने जो इनकी कमेटी बनाई थी वो तो सरकार गिर गई। अब जो दूसरी सरकार मतलब सत्ता में आई, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, इनकी जो सिफारिशें थी, जो इन्होंने सिफारिशें की थी, इनको कोई ज्यादा विशेष बल नहीं मिला और इनकी सिफारिशें दबी की दबी रह गई। क्या हुआ, इनकी सिफारिशें दबी की दबी रह गई और पंचायतों को फिर भी ज्यादा विशेष बल नहीं मिल पाया। पंचायतें हमारी पिछड़ी की पिछड़ी रह गई, कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, कोई संविधान में उनको विशेष बल नहीं मिल पाया, कोई आर्थिक, कोई कार्यात्मक, मतलब जो आज के टाइम में जितनी कार्यात्मक शक्तियां है हमारे पंचायतों के पास में, उतनी शक्तियां नहीं मिल पाई थी उस समय में, उसके ना के बराबर भी शक्तियां नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब सरकार जब इनकी मोरारजी देसाई की गिर गई और इनकी जो सिफारिशें थी वो भी सब खारिज हो गई। उसके बाद एक समिति हमारी फिर दोबारा से बनाई गई। उस समय प्रधानमंत्री बने हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी भी बने प्रधानमंत्री।
चौधरी चरण सिंह बने। अब चौधरी चरण सिंह आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे कि ये कभी संसद ही नहीं गए। तो जब ये संसद ही नहीं गए, ये उदासीन थे, तो इन्होंने जब ये संसद जाते तो कोई ना कुछ मतलब ऐसे क्रियाकलाप करते जिससे पंचायतों को बल मिलता, तो बल मिल पाता, तो इन्होंने कोई मतलब ऐसा कोई विशेष कार्य पंचायतों के लिए किया नहीं। उसके बाद जीवी के राव, जीवी के राव, अब हेडिंग डालेंगे आप, जीवी के राव समिति। चौधरी चरण सिंह का भी कार्यकाल ऐसे ही चला गया। अब हेडिंग डालिए जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति। अब इसमें लिखिए, इस समिति का गठन, ये जो समिति थी ये हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। उन्होंने इस समिति का गठन किया था और राजीव गांधी गांव की पंचायतों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। वो जानते थे कि गांव की जनता का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो इसमें आप लिखिए, जीवी के राव समिति का विकास का गठन, जीवी के राव समिति का गठन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया। राजीव गांधी द्वारा किया गया और ये सन 1985 में गठित की गई। और ये सन 1985 में गठित की गई। यार एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जीवी के राव, इसकी फुल फॉर्म मैंने देखने की कोशिश भी की थी नेट पे, लेकिन मुझे भी नहीं मिल पाई। तो इसके लिए आप डायरेक्ट जीवी के राव ही आएगा, ठीक है, आप परेशान ना हो, इसका पूरा नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जीवी के राव समिति किसके शासनकाल में बनी? राजीव गांधी के शासनकाल में। और कौन से सन में बनी? 1985 में बनी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया वो हम देखेंगे, अभी इसको नोट कीजिए। इन्होंने जो सिफारिशें की वो निम्न है। इन्होंने जो सिफारिश की वो निम्न है। इन्होंने सबसे पहली सिफारिश की, पंचायती राज में नियमित चुनाव किए जाएं। नियमित चुनाव कराए जाएं। इनकी पहली सिफारिश क्या थी? पंचायती राज में नियमित चुनाव कराए जाएं। और दूसरी सिफारिश थी इनकी, पंचायतें भारत में चार स्तरीय हों। पंचायतें भारत में चार स्तरीय हों, इसको नोट करो। और जो हमारे बलवंत राय मेहता थे उन्होंने कितने स्तर की बात की थी? 3। और जो हमारे अशोक मेहता थे उन्होंने 2 स्तर की बात की थी। उन्होंने कितने स्तर की बात की? 4 स्तर की बात की। इसको नोट करो फटाफट। इन्होंने जो बात कही थी 4 स्तर की, राज्य स्तर पर राज्य पंचायत होनी चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य पंचायत होनी चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य पंचायत होनी चाहिए। मतलब
तीन स्तरीय में क्या था हमारा, एक तो गांव लेवल पे थी, प्रखंड ब्लॉक लेवल पे थी और हमारा जिला लेवल पे थी, और चौथी क्या बताई इन्होंने कि राज्य स्तर पर भी राज्य पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको नोट करो आप, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब राजीव गांधी को क्या हुआ, इनकी भी जो मतलब जो सुधार इन्होंने जो अपनी सिफारिश की वो भी मतलब कुछ जची नहीं, और उन्होंने फिर एक दूसरी समिति का गठन किया। मतलब इनकी सिफारिश से भी इनको राजीव गांधी को के मतलब लगा नहीं कि इससे पंचायतों का कुछ हो पाएगा। उन्होंने एक नई समिति बनाई, एलएम सिंघवी समिति। अब हेडिंग डालिए एलएम सिंघवी समिति। नीचे है, ठीक है, एलएम सिंघवी समिति, इसको हेडिंग डालिए। और एलएम सिंघवी ने ही सबसे पहले ये कहा था, इनका जो सिफारिश थी, इन्होंने ही सबसे पहले ये कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। इनकी जो सबसे पहली सिफारिश थी ये थी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब दर्जा मिला नहीं था अभी तक, बात कही इन्होंने कि मतलब प्रदान किया जाना चाहिए, सिफारिश की है, अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। और ये भी जो समिति थी हमारी, ये भी राजीव गांधी ने ही बनाई थी। ठीक है, तो इसको नोट करो। और ये जो बनाई थी 1986 में बनाई थी, एलएम सिंघवी समिति हमारी राजीव गांधी ने 1986 में बनाई थी। और दूसरी सिफारिश इनकी ये थी, पंचायतों को ज्यादा वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाए। वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएं। देखो, पहली सिफारिश का तो मतलब ये है कि पंचायतें हमारे संविधान में आ जाए। दूसरा ये कि पंचायतों को धन दिया जाए, क्योंकि जब पंचायतों के पास धन होगा तभी तो वो कार्य कराएंगी, तभी तो गांव का विकास होगा। ये इनकी पहली सिफारिश थी। दूसरी मतलब वित्त को लेकर सिफारिश थी, इसको भी नोट करो फटाफट। अब अगला हेडिंग डालिए, पंचायतों का संवैधानिकरण। पंचायतों का संवैधानिकरण। पंचायतों का संवैधानिकरण, इसमें क्या हुआ, 64वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ, 64वां संविधान संशोधन। चौसठवां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, और ये हमारा कहां गया, लोकसभा में गया। लोकसभा में जाने के बाद ये फेल हो गया। 64वां संविधान संशोधन हुआ हमारा कब, 1989 में, कि पंचायतों को मतलब संविधान का संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए।
लेकिन ये लोकसभा में जाने के बाद ये फेल हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से इसको पेश किया गया जुलाई 1989 में। फिर ये क्या हुआ, जब ये जुलाई 1989 में लोकसभा में गया और ये फिर पास हो गया, बहुमत से पास हो गया। इसको नोट करो। अब अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव (1991) में देश के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने। और जब ये प्रधानमंत्री बने उसके बाद फिर तिहत्तरवां संविधान संशोधन हुआ। फिर क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ। तिहत्तरवां संविधान संशोधन रखा गया। और ये कब रखा गया, 1992 में। इसकी डेट लिख लेंगे, 1992 में। उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके समक्ष ये रखा गया शंकर दयाल शर्मा। उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति थे। 1992 की बात है ये। 73वां संविधान संशोधन रखा गया, शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति थे उस समय। और उसके बाद जो हुआ, इसमें 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी मान्यता इसको प्रदान कर दी। अपनी मान्यता क्या करा, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी मान्यता प्रदान कर दी। और 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में क्या हुआ, ये लागू हो गया। इसको नोट करो। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने अपनी मान्यता प्रदान कर दी। अब जब राष्ट्रपति की मान्यता इसको प्रदान मतलब प्राप्त हो गई, उसके बाद 24 अप्रैल को क्या हुआ, ये पूरे देश में लागू हो गया। और एक चीज और यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, 24 अप्रैल को ही हमारा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अभी हम अगला नोट लिखेंगे, इसको नोट कर लो पहले। इससे पहले आप ये लिख लो, 73वां जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन हमारे दो बनते हैं। तो
तो इसको आप पॉइंट बना के लिखोगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि 73वां संविधान जो संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो आंसर क्या होगा? पंचायती राज से संबंधित है। इसको नोट करो। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इन दोनों को आप नोट कर लो फटाफट। अब यहां से क्या हुआ? पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिल गया। पंचायतों का जो हमारा अस्तित्व था वो संविधान में आ गया। अब जब संविधान में ये आ गया तो इसको अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद में क्या इसका विवरण था वो हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो अब आगे इस पर चर्चा करते हैं किस भाग में, इसमें किस भाग, संविधान के किस भाग में इसको बताया गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है वो हम देखेंगे। अब तो आप लिखिए, भारत के संविधान के भाग 9, भारत के संविधान के भाग 9 भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ, ये 243 ABCD, ये सब आर्टिकल होते हैं इसके, ठीक है। ABCD करके ओ तक है ये, तो इसको समझना है, मैं बताऊंगा कैसे है ये। तो भारत के संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 से 243 के ही सब पार्ट है इसका, ABCDE, ए से लेके ओ तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, एफ में क्या है, एच में क्या है, ओ में क्या है, इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ ही पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट है, जिसका आपके परीक्षा से लेना देना है, ठीक है। सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 243 ओ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं, जिसमें 29 विषय हैं। इसको एक बार थोड़ा समझ लेंगे। जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया तो संविधान के किस भाग में, किस अनुसूची में, किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है उसको जानना भी जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें इसका क्या भाग, इस संविधान के किस भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची में, और कितने विषय हैं? 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। ये इतनी सी बात है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 हो वो भी पंचायती राज से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी जो गई है उसमें 29 विषय हैं, उसमें भी पंचायती राज का ही वर्णन किया गया है, ठीक है।
अब अनुच्छेद 243 ए की बात कर लेते हैं। इसको हेडिंग डाल दीजिए। अनुच्छेद 243 ए। इसमें देखो ये ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ये ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ये ग्राम सभा को परिभाषित करता है। और ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ये इनमें क्या डिफरेंस है ये आप अभी समझोगे। ये ग्राम सभा को परिभाषित करता है, इतना लिखिए। अब हेडिंग डाल लीजिए ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा वो होती है जो हमारे गांव की वोटर लिस्ट होती है, उसमें पंजीकृत जो मतदाता होते हैं उनको कहते उस लिस्ट को, पंजीकृत मतदाताओं की सूची को हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है। और ग्राम पंचायत क्या होती है, पंजीकृत मतदाताओं द्वारा चुनकर जो चुने हुए लोग जो होते हैं हमारे, जैसे वार्ड मेंबर, प्रधान, उनके समूह को कहते हैं ग्राम पंचायत। इतनी सी बात है। ठीक है। तो ग्राम सभा में लिखिए ग्राम सभा में लिखो उस ग्राम में वोटर लिस्ट में, किसी गांव की वोटर लिस्ट में, किसी गांव की वोटर लिस्ट में, अब वोटर लिस्ट में किसका नाम होता है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं। ठीक है। किसी गांव की वोटर लिस्ट में पंजीकृत मतदाताओं की सूची को किसी गांव की वोटर लिस्ट के पंजीकृत मतदाता की सूची को ग्राम सभा कहते हैं। जैसे एक ग्राम सभा में कई गांव हो सकते हैं। ठीक है। एक ग्राम सभा क्या है, जैसे एक ग्राम सभा में 2 या 3 गांव हो सकते हैं। अब उसमें क्या है, जो हमारी वोटर लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट में जो पंजीकृत मतदाता होंगे उनकी जो सूची होगी, उन सूची के समूह के जो लोग होंगे उससे बनती है हमारी ग्राम सभा। उससे क्या बनती है, ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हेडिंग डालो ग्राम पंचायत। ग्राम सभा आपको समझ में आ चुका होगा। अब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में चुनने के बाद जो मेंबर होते हैं वो होते हैं। ठीक है। तो वोट पड़ने के बाद निर्वाचित सदस्य का समूह, वोट पड़ने के बाद निर्वाचित सदस्यों का समूह ग्राम पंचायत कहलाती है। ठीक है। वोट पड़ने के बाद निर्वाचित सदस्यों का जो समूह है वो ग्राम पंचायत कहलाती है। यानी कि ये बात आपको समझनी है। अगर कोई नागरिक है तो नागरिक अगर प्रधान, अब इसमें थोड़ा एक चीज आपको और समझनी होगी, नोट लिखना होगा। इसमें कौन कौन होंगे हमारे, प्रधान, वार्ड मेंबर,
कि हमारे जो वार्ड मेंबरों के बाद जो वार्ड मेंबर, हर वार्ड से जो मेंबर चुनने के बाद जो जाते हैं, तो एक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, तो कई मतलब गांव में कई वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो समूह बनता है, वो समूह से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। यही क्या है, मीटिंग होती है, उसमें ग्राम पंचायत की अलग मीटिंग होती है और ग्राम सभा की अलग मीटिंग होती है। अगर ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, केवल प्रधान होगा और वार्ड मेंबर होंगे। अगर ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, ग्राम प्रधान तो होगा ही होगा, वार्ड मेंबर भी होंगे, उसमें उस गांव के पंजीकृत मतदाता भी होंगे जिन्होंने वोट डाला था। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आपको क्लियर हो चुका होगा। ग्राम पंचायत में कौन होता है, जो वार्ड मेंबर होते हैं और प्रधान होता है। एक नोट लिखना है अभी आपको, प्रधान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का सदस्य होता है। प्रधान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का सदस्य होता है। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन दोनों का सदस्य होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो आप आसानी से बता दोगे ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मतदाता क्या ग्राम पंचायत का सदस्य है, तो नहीं, मतदाता कभी भी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता जब तक कि वो चुना नहीं जाए। चुनने के बाद अगर वो वार्ड मेंबर बन जाता है, वार्ड मेंबर बनने के बाद ही वो ग्राम पंचायत का क्या होगा, सदस्य होगा, ठीक है। तो हमारी जो आज की जो ग्रामीण परिवेश की क्लास है वो यहीं तक है, और जो ग्रामीण परिवेश है हमारा यूपी लेखपाल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को शेयर कर दे जो भी तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं यूपी लेखपाल की, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है। थोड़ा कभी रह रही है क्लास में, उसको दूर किया जाएगा और अच्छे से पढ़ाएंगे बिल्कुल ग्रामीण परिवेश को, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जय हिंद, जय भारत।